हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा बहुत ही दुख भरा है। हमारा देश का एक बहुत ही जंबाज हमने विंग कमांडर को खो दिया है जिसका नाम था नमाश सियाल। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि उनकी वाइफ अफशान अख्तर उन्हें ट्रिब्यूट कर रही है। वाइफ ऑफ विंग आईएएफ विंग कमांडर नमाश सियाल। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही जंबाज अपने एक फाइटर जेट उड़ाने वाले हमारे एक पायलट को हमने खो दिया है। तो इसमें पूरा देश सदमे में है। नमाज सयार धर्मशाला से बिलोंग करते थे। धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपने धर्मशाला का नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ से वो एक छोटे से गांव से आते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव में लाया गया था, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ कैसे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नमाज सयाल की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। नमाज सयाल कहाँ से थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो धर्मशाला से थे। ठीक है, एक पहाड़ी स्टेट से आते थे। नमाज सियाल वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पैटियालकर विलेज। उनके गांव का नाम था पैटियालकर। ठीक है, कांगड़ा उनका ज़िला था। हिमाचल प्रदेश उनकी स्टेट थी, उनका राज्य था। वो वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग पूरी की, वहीं पर उनका बचपन गया, वहीं पर अपनी फैमिली के साथ वो रहते थे। ठीक है, उनके अगर फैमिली मेम्बर की बात करें तो उनके एक फादर थे जो कि एक रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। डीपली प्राउड ऑफ हिज सन। अगर मैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूं तो ये एक बहुत बड़े परिवार से नहीं आते थे। एक सिंपल से परिवार से ये बिलोंग करते थे। इनके पिताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ठीक है, मदर इनकी हाउस मेकर थी। ठीक है, वाइफ विंग कमांडर अफशान सियाल। ठीक है, वो मतलब एक उनकी एक छोटी बच्ची है, वन यंग डॉटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ 4 मेंबर का परिवार था, जिनमें से अब एक तो नहीं रहा। ठीक है, तो अब इनके फादर है, मदर है। ठीक है, वाइफ है, इनकी एक छोटी बच्ची थी। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली मेंबर है। तो अभी आज हमारे बीच नमाज सियाल तो नहीं रहे, तो अब उनके पीछे वो अपने 3 परिवारजनों को छोड़ गए हैं। तो ये काफ़ी दुख भरी चीज़ है कि एक किस तरह से हमने एक जंबाज पायलट को खो दिया दुबई एयर शो में, जिस वक्त नमाज सियाल तेजस में बैठकर मैन्यूवर कर रहे थे, करतब दिखा रहे थे। तो उस वक्त पता नहीं क्या ह्यूमन एरर या फिर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्या है कि वो जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो क्रैश हो गया। लेकिन फिर भी वे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र पूरा किया और उनकी फैमिली में कौन-कौन थे। हमने एक्चुअल में लॉस क्या किया है। अगर बात करें तो उनके करियर के बारे में, तो नमाज सियाल एक ऐसे पायलट थे जो कि जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में रखा हुआ था। मतलब ऐसा कि मतलब बहुत ही हाई-फाई स्किल्ड पर्सन थे वो। ठीक है? एक तो होता है सिंपल पायलट जो चलाता है मतलब, लेकिन वो सिंपल सिंपल चलाते नहीं थे। वो हाई-फाई स्किल्ड पर्सन थे। मतलब उनकी स्किल्स को आप अगर पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब ये यहाँ पर आप देखते हो फ्लाइंग द एचएएल तेजस। पहली बात तो एचएएल तेजस हर किसी को ऐसे ही नहीं दे दिया जाता। ठीक है? वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ हिज करियर वाज बीइंग चूजन टू फ्लाई एचएएल तेजस। उनकी लाइफ का एक बिगेस्ट माइलस्टोन था। बहुत बड़ी उनकी ये अचीवमेंट थी, क्योंकि उन्हें एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है जो तेजस जहाज फाइटर जेट बनाती है भारत के लिए। ठीक है, ये इंडिजीनियस कंपनी है। ये सिर्फ इंजन बाहर से लेती है, बाकी सारा बाकी सारे वो कंप्लीट रिसेंबलिंग हमारे भारत में ही होती है। ठीक है, तो ये तेजस इनको मिला था चलाने के लिए, जिनका यूज़ करके वो कई बार करतब दिखाने के लिए या फिर फाइटिंग के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो ये हर काम में निपुण थे। कोई मैन्यूवर है टैक्टिकल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए, हाई प्रिसीजन मैन्यूवर ट्रेनिंग के लिए, इंटरनेशनल एयर शो प्रिपरेशन के लिए, तेजस डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के लिए। ठीक है, वैसे इन सब में पार्टिसिपेटेड करते थे। इसलिए मैंने बोला कि हमने एक जंबाज पायलट को खो दिया है, जो सिर्फ एक चीज़ में निपुण नहीं थे। वो आप इन सभी चीज़ों में देख सकते हो। इन सभी चीज़ों में निपुण होने के लिए सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता होगा एक पायलट को तैयार करने के लिए। और इस तरह का पायलट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख गए और एकदम से आपने सोचा कि चलो पायलट बनते हैं, कोर्स पूरा किया, एग्ज़ाम दिया, पायलट बन गए। इसके सालों साल बचपन से सपने देखने पड़ते हैं। बचपन से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आपकी फैमिली की परवरिश इसके पीछे होती है। ठीक है, आपके सपने होते हैं। आप पढ़ते हो, लिखते हो,
सपने देखते हो, फेल होते हो, फिर पास होते हो, फिर फेल होते हो, फिर पास होते हो। तब जाकर आप इतनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके लाखों करोड़ों का खर्चा करती है सरकार। तब जाकर आपको 1000, 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का जहाज आपके हाथ में थमाया जाता है। चलो जहाज तो गया, लेकिन हमने इतना टैलेंटेड अपना पायलट भी खो दिया। ठीक है? कुछ देश के पत्रकार हैं जो इस चीज़ के ऊपर हँस रहे थे, बट इसमें कोई हँसने वाली बात नहीं है। ठीक है? हमने एक जांबाज पायलट को खोया है, जिसका पूरे देश को दुःख है। ठीक है? आप इन सभी चीज़ों को देखते हुए टैक्टिकल फ्लाइट ऑपरेशन क्या होता होगा। टैक्टिकल फ्लाइट ऑपरेशन मतलब टैक्टिकल किसी को मतलब कोई खतरे में है, मान लो उसको वहाँ से निकालना हो, तो ऐसे कोई ऑपरेशन होते हैं, उनमें ये निपुण थे। हाई प्रिसिजन मैन्यूवर ट्रेनिंग, आपने देखा होगा कि जब जहाज करतब दिखाते हैं तो एकदम से स्विंग करते हैं 180 डिग्री पर, तो उन्हें उन्हें बोलते हैं हाई प्रिसिजन मैन्यूवर ट्रेनिंग। बस यही चीज़ करते-करते वो दुबई एयर शो में अपना कंट्रोल खो गए जहाज़ से। बस हाई प्रिसिजन मैन्यूवर ट्रेनिंग। क्या है कि जब दुबई में एयर शो हो रहा था, उस वक़्त नवाज़ शयाल गए। उनकी वीडियो भी काफ़ी सारी वीडियो है दे तेजस जहाज़ को उड़ाने से पहले। ठीक है? जब उन्होंने 180 डिग्री पर मैन्यूवर करने की कोशिश की, उन्होंने कर लिया, बट उसके बाद थोड़ा-सा बैलेंस ख़राब हुआ तेजस का, जिसके बाद वो फिर से उनको उसको propulsion नहीं मिल पाई जहाज़ को। तो वो क्या है कि लास्ट तक कोशिश करते रहे। वो चाहते तो वहाँ से इजैकुएट कर सकते थे, क्योंकि हर जहाज़ में एक ऑप्शन होता है कि आप स्विच दबाओ, आप कुर्सी समेत वहाँ से लिफ्ट कर जाओगे। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर शो को देखने के लिए लाखों लोग भी आए हुए थे। तो उन्हें एंड तक कोशिश की कि जहाज़ को लोगों से दूर रखा जाए। ठीक है? इसलिए उनको अपनी जान भी गँवानी पड़ी। इंटरनेशनल एयर शो, ये इंटरनेशनल एयर शो ही था। दुबई में हर पूरी दुनिया से वहाँ पर एयर शो करने के लिए फाइटर जेट आते हैं। ठीक है? तेजस डेमोंस्ट्रेशन मिशन। ठीक है? डेमोंस्ट्रेशन मिशन क्या होता है कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम इस जहाज़ का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह का मिशन दिखाने के लिए भी वो तेजस का यूज़ करते थे। उनको इस चीज़ के लिए भी ट्रेन किया गया था। ठीक है? अब ही इज़ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टी मेड हिम पार्ट ऑफ इंडियाज़ रिप्रेजेंटेशन एट द दुबई एयर शो 2025। उनकी इतनी सारी काबिलियत होने के कारण ही उन्हें दुबई एयर शो 2025 के लिए चुना गया था। ठीक है? तो वहाँ पर वो मैन्यूवर करते-करते अपना करतब दिखाते-दिखाते वो देश के लिए शहीद हो गए। तो द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अगर हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि नवाज़ सयाल ऐसे मतलब उनके पास इतना टैलेंट था, इतनी स्किल थी, उन्होंने तेजस को उड़ा रहे थे, वो करतब दिखाते अपना आपा खो गए, या फिर कोई ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल एरर था। अभी इसके बारे में तो चलो तहकीकात चल रही है, बट एक्चुअल में रीज़न क्या था? ये तेजस है क्या? तेजस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। देखो, तेजस के बारे में पढ़ लूँ तो द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए, ये एक बहुत ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है? इंडियन सिंगल इंजन है, इसमें एक ही इंजन है। ठीक है? 4th जनरेशन है। वैसे तो आजकल लोग कंट्री 6th जनरेशन तक पहुंच गई है, बट अभी भी हम 4th जनरेशन को भी अच्छे से नहीं बना पा रहे, अगर सच बोलूँ तो। क्योंकि इसका इंजन है जो वो बाहर से आता है। अभी भी हम अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने में निपुण नहीं है। मल्टीपल फ्लाइट लाइटर डिजाइन बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बनाने के लिए एच तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड तो एक कंपनी है। ठीक है? उसमें एजेंसियाँ काम करती है, डीआरडीओ है, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो मिलकर इसको एयरक्राफ्ट को तैयार करती है, इसको डिजाइन करती है। ठीक है? 2003 में एलसी वाज ऑफिशियली नेम्ड तेजस, इनको नाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, जिसको एचएएल ने तैयार किया था, इसको ऑफिशियली तेजस का नाम दिया गया था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है? प्रोपल्शन, प्रोपल्शन होता है किसी को जोड़ देना आगे को मूव करने के लिए, यानी कि इंजन। यहाँ पर बात हो रही है इंजन की। इस इंजन की तो सबसे बड़ी लड़ाई है। अब क्या पता इंजन बन देने वाली कंपनी ने क्या एरर किया हो, क्या टेक्निकल एरर हो। कई कई न्यूज़ दिखा रही थी कि उड़ान भरने से पहले इंजन लीक हो रहा था, ऑयल लीक हो रहा था, या फिर क्योंकि इतने स्किल्ड पर्सन के पास, इतने स्किल्ड पायलट के पास से ह्यूमन एरर होना तो बहुत ही रेयर बात है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शक जाता है हमारा टेक्निकल एरर। और टेक्निकल एरर कैसे हो सकता है? प्रोपल्शन में, क्योंकि प्रोपल्शन यानी कि इंजन, और इंजन आता है बाहर से, हमें देता है अमेरिका। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमारा ये करतब सही जाए, क्योंकि हमें तेजस कई कंट्री को बेचने हैं। ठीक है? अभी हमारा देश एक्सपोर्ट करने की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। ठीक है?
अर्ली ऑन इट वॉज डिसाइडेड टू एक्यूप प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट विद द जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है जो तेजस जहाज के लिए इंजन प्रोवाइड करती है। इसके लिए इंजन यूज़ होता था F404, ठीक है। F404 इस इंजन वो हमें प्रोवाइड करती थी। 1998 में जब भारत ने परमाणु बम का रिसर्च की थी, परमाणु बम को टेस्ट किया था, तो उस वक्त अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे और हमें सभी F404 इंजन देना बंद कर दिया था अमेरिकन कंपनी ने, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कावेरी इंजन अपना खुद का इंजन बनाने की और बढ़े भारत, बट कावेरी इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। हम अपना इंजन बना ही नहीं पाए। हम अपना इंजन बनाने लगे थे जिसको नाम दिया गया था कावेरी, बट हम पूरी तरह से फेल हो गए। हम कावेरी इंजन बना ही नहीं पाए। उसके बाद 2004 में जब सैंक्शन फिर से हटी, तो फिर से हमें जनरल इलेक्ट्रिकल इस कंपनी ने इंजन देना शुरू किया, ठीक है। एक और कंपनी थी यूरोप की, ठीक है, यूरोजेट EJ200, लेकिन इन दोनों कंपनियों में से हमने जनरल इलेक्ट्रिक को चुना और इसने हमें इंजन देने की सौदा किया हमारे साथ। अब ये हमें प्रोवाइड करती है F414 इंजन, ठीक है, इस इंजन का नाम है। ये हमें ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सारी थ्योरी यही आकर ख़त्म होती है कि अब किसके एंड पर गलती हुई है। इतना स्किल्ड पर्सन, इतना स्किल्ड पायलट इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। उसका जबकि उसकी हाई फाइट उसने ट्रेनिंग ले रखी है, इंटरनेशनल एयर शो, प्रिसीजन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इतने एयर शो कर चुका है, इतनी परफॉर्मेंस दे चुका है, तो उससे ह्यूमन एरर होना तो एक मतलब उसके ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते ना। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बहुत ही रेयर एंड रेयर केस है। तो अभी इसमें तो इसका रीज़न क्या है? ये हुआ क्या? एकदम से मतलब उस जहाज़ में दिक्कत क्या आ गई कि वो एकदम से मतलब नीचे की ओर आ गया, वापस से फ्लाइट ही नहीं पकड़ पाया। इन इंडियन एयर फोर्स ये स्क्वाड्रन, अभी हम बात करते हैं कि हमारे देश में एक्चुअल में ये अभी दिक्कत क्या है एयर फोर्स में, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, हमने पढ़ लिया किसके बारे में, नमाज सियाल के बारे में कि हाँ वो ऐसे थे, हमने एक जवान पायलट खो दिया जिसका दुख हमें पूरे देश को है। लेकिन हमारे देश में स्थिति क्या है एयर फोर्स की, फाइटर जेट्स की, ठीक है। अगर हमारी आज लड़ाई हो जाए तो आज हम किस स्थिति के ऊपर खड़े हैं, किस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। हम बातें तो बहुत बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे पास ये है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास हर देश में स्क्वाड्रन होती है, ठीक है। तो हर देश का एक बजट होता है। हमारी इंडियन एयर फोर्स के पास कितनी स्क्वाड्रन है? स्क्वाड्रन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर यूनिट, ठीक है, जिसके पास एक यूनिट होती है। ये देखो, स्क्वाड्रन इज अ बेसिक ऑपरेशनल फ्लाइंग यूनिट, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन द एयर फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास कितनी स्क्वाड्रन है, कितनी होनी चाहिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो एक स्क्वाड्रन में क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हर तरह का जहाज होता है, जैसे अब हमारे पास राफेल भी है, हमारे पास विराज भी है, हमारे पास MiG-21 भी है, हमारे पास तेजस भी है, ठीक है। और भी हेलीकॉप्टर की बहुत सारी अलग अलग हमारे पास, इसमें हमारे पास इक्विपमेंट होंगे। इसमें हमारे पास कई सारे पायलट होंगे, टेक्निकल पर्सनल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, स्पोर्ट टीम्स होगी हर स्क्वाड्रन में, ठीक है। एक यूनिट प्रॉपर बनी होगी, ठीक है, और उनको अलग अलग नाम दिए होंगे। पर्पस क्या है, स्क्वाड्रन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेशल ऑपरेशनल रोल सच एज फाइटिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेलीकॉप्टर यूज़ करने के लिए, किसी भी तरह के लिए, किसी आपदाग्रस्त में यूज़ करने के लिए, रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ होता है, ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो एक स्क्वाड्रन का ये होता है, उसका ये पर्पस होता है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब स्क्वाड्रन की आइडेंटिटी कैसे करते हैं, ईच स्क्वाड्रन हैज़ ए यूनिक नंबर होता है। जैसे 47 नंबर स्क्वाड्रन है, उसको एक अलग से निक नेम दिया जाता है, जैसे फ्लाइंग बुलेट नाम दे दिया, ब्लैक आर्चर नाम दे दिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट कहाँ की जाती है, स्क्वाड्रन आर बेस्ड एट स्पेसिफिक एयरफोर्स स्टेशन अक्रॉस इंडिया। हर मतलब हमारे देश में जितने भी एयरफोर्स के स्टेशन है, वहाँ पर कोई ना कोई स्क्वाड्रन बैठी है। अब किसी भी स्क्वाड्रन को ऑर्डर आ सकता है फाइट करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास स्क्वाड्रन है कितनी और होनी कितनी चाहिए। देखो सैंक्शन जितनी एयरफोर्स ने डिमांड की है कि हमारे पास एयरफोर्स के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन होनी चाहिए, यानी कि 42, ठीक है। 42 स्क्वाड्रन का मतलब है कि कितने उसमें लोग होंगे, कितने उसमें पायलट होंगे। हर हर स्क्वाड्रन में कई सारे पायलट होते हैं, कई सारे जहाज शामिल होते हैं, कई सारे एक्सपर्टीज शामिल होते हैं, कई सारे स्पोर्ट टीम शामिल होती है, कई सारे जवान शामिल होते हैं, लड़ने वाले फाइटर शामिल होते हैं हर एक एक स्क्वाड्रन में। और हर एक का अलग नाम होता है, अलग एक की
अपनी अपनी पोजीशन होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी के लिए कितनी है? जितना मैंने न्यूज़ से पढ़ा है, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, ठीक है? आफ्टर रिटायरिंग मिग-21, और मिग-21 जब रिटायर हो जाएगा, उसके बाद 29 रह जाएगी। अभी तो शायद 31 है, लेकिन जब मिग-21 तो फ्लाइंग कैबिन है, इसको तो कब से हम रिटायर करने जा रहे हैं। खींच-खींच के इसको अभी तक हम 2025 तक ले आए हैं। तो मिग-21 को जब हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास एयरक्राफ्ट की गिनती कम हो जाएगी, जिससे फिर हमारी स्क्वाड्रन भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वाड्रन सिर्फ आ, पर्सन से, जवानों से नहीं बनता। हमारे पास इक्विपमेंट भी होने चाहिए। हमारे पास जहाज ही नहीं है, तो सिंपल हम एक जहाज से पूरी स्क्वाड्रन को तैयार नहीं कर सकते। हमारे पास प्रॉपर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भी होने चाहिए। जब मिग-21 हमारे पास से चले जाएंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो हमारी स्क्वाड्रन की गिनती और कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 29, जबकि हमें चाहिए कितनी? 42, और अभी हमारे पास कितनी है? 31, ठीक है? अबाउट 31 एक्टिव स्क्वाड्रन हमारे पास है इस वक्त, अगर मान के चलो। तो इसलिए हमें और भी स्क्वाड्रन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए हमें अपने एयरक्राफ्ट को की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। बट हमारे पास अभी अगर चाहें तो एयरफोर्स के मुताबिक अभी अभी हमें 500 के तकरीबन एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है? एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है? कि राफ़ेल के ऊपर बात चल रही है, अभी हमारे पास 30 टू 36 के अराउंड राफ़ेल है, ठीक है? और इतने ही हमारे पास तेजस है, जिसमें से अभी तक 2003 से लेकर 2025 तक, ठीक है? 2025 तक हमने 2 तेजस जहाज़ खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इस तेजस के क्रैश होने के बाद ही 1-2 दिन बाद ही 8% हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्रैश हो गई थी मार्केट, स्टॉक मार्केट 8% गिर गई थी। बट चलो, जब ऐसी वारदात होती है तब ऐसा तो होगा ही। लेकिन फिर भी हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा कि अब जब हम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर तैयारी नहीं कर सकते, तो हम अपने इतने स्किलफुल पायलट को खोते रहेंगे। हमें अपने एयरक्राफ्ट को खुद तैयार करना होगा। किसी के टेक्निकल एरर के ऊपर भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। क्या पता किसी की क्या साजिश हो, ठीक है? जब हम मंगल के ऊपर पहुंच सकते हैं, जब हम चांद के ऊपर अपना रोवर चला सकते हैं, तो क्या हम अपना फाइटर जेट नहीं बना सकते? क्या हम अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, क्या हम अपना इंजन तैयार नहीं कर सकते? ये हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।